नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न देखेंगे और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है जीएस फर्स्ट पेपर का। सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से समझिए आप लोग। भारत में एक मध्यवर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न को आप लोग पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखना है और 2 पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए। हेडिंग या जो पॉइंट्स है आप लोग नहीं डालिए, अभी पैराग्राफ में ही लिखिए। और कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण या महिलाओं से संबंधित कोई भी ग्रेट लीडर की लाइन या कोई महान विचारक की लाइन आप लोगों को याद आती है तो उसको इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में आप लोग एक एक करके डाल सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और कोई कोटेशन अगर इनसे संबंधित आप लोगों को याद आती है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं हमारे यहाँ मध्यवर्गीय कामकाजी महिला का क्या मतलब है कि मिडिल क्लास फैमिली की जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी अवस्थिति को वर्तमान में पितृतंत्र का मतलब यह है कि पुरुष प्रधानता। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि जो पुरुष हैं उनको सर्वोच्च माना जाता है। परिवार के मुखिया भी पुरुष होते थे, जो सबकी देख रेख करते थे। जो भी कार्य थे वो पुरुषों के द्वारा ही किए जाते थे और ये आज से नहीं है। पितृसत्तात्मकता समाज का अर्थ ये होता है कि जिस समाज में पुरुष या पिता की प्रधानता होती है। ठीक है, किसी बड़े व्यक्ति जो घर का मुखिया होगा वो पुरुष ही होगा। ठीक है, और आचरण और व्यवहार से भी इस तरीके से यूज़ में जो प्रैक्टिसेस हैं समाज की, तो उनमें भी इसी तरीके से व्यवहार होता है। वो आज से नहीं चला आ रहा। यह प्रश्न दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न को आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। घरों में या आपके आस पड़ोस में या समाज में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और आज की डेट में भी हैं। और यही 50 साल 2000 साल जितना पीछे जाएंगे तब से चलती चली आ रही हैं। ठीक है, एक स्त्रियों की स्थिति का एक पैटर्न था, पहले खराब हुई, फिर और ख़राब हुई, फिर ख़राब होते होते धीरे धीरे एक प्रगति के माध्यम से थोड़ा सा अब ठीक स्थिति में पहुंच रही हैं महिलाएं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी आज की डेट में भी जो एक पुरुष मानसिकता का जो समाज में एक प्रभाव है वो आज भी देखा जा सकता है। ठीक है, आचरण और व्यवहार में भी प्राचीन काल से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जो परिवार का मुखिया होगा वो पूरा बाहर का कार्य करेगा, घर का कार्य जितना भी होगा वो सारी महिलाएं करेंगी। महिलाओं का मुख्य कार्य क्या समझा जाता है? यही समझा जाता है कि उनको घर के काम, घरेलू कार्य जो होते हैं वही करना है, या तो घर में बच्चा संभालना है, घर के और सारे कार्य करने हैं और घर के बाहर नहीं जाना है। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति और सभ्यता है कि अगर किसी स्त्री का या घर की बहू का अगर डेहरी जिसको बोलते हैं, घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसको अगर बाहर नांग लें या लांग लेती हैं तो उसको बहुत समाज में बुरा माना जाता है। ठीक है, ये आज की बातें नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें चली आ रही हैं हमारे समाज में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि आप आज के ज़माने में ये लोगों के अंदर मानसिकता बनी है एक, आज के ज़माने में भी और प्राचीन काल से भी, कि घर का जो मुखिया होगा वो पुरुष ही होगा। पुरुष करे तो अच्छा है, महिला करे तो गलत है। ये चीज़ें समाज में आज की डेट में भी जो महिलाएं कामकाजी हैं, कामकाजी जो महिलाएं जो जॉब करती हैं प्राइवेट में और सार्वजनिक सेक्टर में, ठीक है,
गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उनके साथ में भी ये दिक्कतें आ रही हैं। और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, ये बहुत प्राचीन सदियों से चला आ रहा है और ये चीज़ें अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों के दिलो दिमाग में आज की डेट में भी अगर आप सोच के देखिए कि एक लड़का और एक लड़की दोनों समान वेतन पाते हैं और अगर उनकी शादी हो जाए तो पुरुष ये समझेगा कि लड़की हमसे दब के रहे। ये मानसिकता आज की समाज में भी है। ये क्या है, पूरे के पूरे समाज को बदल के रख देती है और स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, अब जो मध्यवर्गीय आप लोगों को बताना क्या है कि थोड़ा सा पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बताना है, फिर उसके बाद मध्यवर्गीय जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, तो जैसे जो कामकाजी महिलाएं होती हैं तो उनकी देखिए, अगर वो नौकरी कर रही हैं, नौकरी करने के बाद भी उनको घर के कार्य संभालने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर कोई पुरुष नौकरी कर रहा है तो वो घर के कार्य करे या ना करे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है हमारा वर्तमान का समाज। अब क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, अब आप इनको सारी चीज़ें बिल्कुल अपने आस पड़ोस और घर से जोड़ के देखिए तो आप लोगों को बिल्कुल सही चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, और ये चीज़ें एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा बाधक हैं। तो दबाव दोहरा पड़ता है। दबाव दोहरा का क्या अर्थ होता है कि उनको दोहरा काम करना पड़ता है। घर के भी काम करती हैं, खाना भी पकाएंगी और घर के अन्य काम, बच्चों को संभालना, उनको तैयार करना। ठीक है, कुछ घरों में आज की डेट में होने लगा है कि दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग अच्छे से कार्य करते हैं, दोनों लोग हाथ मिल बटा के काम करते हैं। आज की डेट में समाज हमारा ऐसा है कि अगर कोई पुरुष जो जिसकी पत्नी है और पत्नी खाना बना रही है, अगर वो खाना बनाने में भी अगर कोई सहयोग करने लगता है तो परिवार के अन्य लोग ये बोलते हैं कि देखिए ये बीवी का गुलाम हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ में अगर आप कुछ कार्य करा लेते हैं या उसकी दुख दर्द वाली स्थिति को बटाते हैं, आप उसके साथ खड़े रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। एक अच्छे समाज, आप जितना आप हैं उतना वो भी हैं। ठीक है, उतना उनका भी महत्व है। और जैसे आप जॉब करते हैं वैसे वो लोग भी जॉब करती हैं। उन पर जबकि दोहरा दबाव रहता है, परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। घर और नौकरी दोनों को एक संतुलन बनाना होता है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। पुरुषों में क्या है, कार्य में सहयोग भी नहीं करते। कोई काम करना है तो पुरुष लोग सहयोग नहीं करते, नहीं मैं पुरुष हूँ, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे आप, करना चाहिए। ठीक है, ये एक जो कहा भी जाता है कि अर्धांगिनी। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं है। आधा अंग जो बात कही गई है शास्त्रों में और बहुत सारे चीज़ों में, बुकों में, तो वो बातें सत्य हैं लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से हुआ है। इस वजह से वो चीज़ें खराब होती चली आई हैं। ठीक है, पुरुषों को भी कार्य में, कार्य कामों जितने भी होते हैं तो उनको सहयोग देना चाहिए। और क्या है कि मान लीजिए किसी एक प्राइवेट कंपनी है और वहाँ पर दो, एक पुरुष काम करता है, एक महिला काम करती है। पुरुष को उसी कंपनी में ज़्यादा पेमेंट मिलती है, वेतन मिलता है। वहीं पर जो एक महिला होगी उसी पोस्ट के लिए उसको वेतन कम दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक भ्रांतियाँ हैं, एक सामाजिक चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा समाज को ख़राब कर रही हैं और स्त्रियों की दशा में और भी ज़्यादा दिक्कत ला रही हैं। वर्तमान में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के और बहुत सारी चीज़ें, तो वो उनसे महिलाओं का उत्थान हुआ है। लेकिन ये एक नए टाइप का चीज़ें हैं जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो समस्याएं होती हैं उन्हीं से जुड़ी समस्याओं से संबंधित किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप किस वे और किस नज़रिए में लेते हैं, ये मैटर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पत्नी है और पति है, समान दोनों दोनों समान वेतन पाते हैं, लेकिन पुरुष क्या है, पुरुष अपने आप को घर में भी श्रेष्ठ समझता है। बाहर तो होगा या नहीं होगा वो तो उसकी बात है, लेकिन घर में आएगा तो पत्नी के सामने भले ही वो बराबरी वेतन 40,000 अगर वेतन पुरुष को मिल रहा है, 40,000 वेतन स्त्री को मिल रहा है, उसकी वाइफ को मिल रहा है, लेकिन पुरुष हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब जैसे मान लिया कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत से घरों में आप लोगों ने देखा भी होगा ये चीज़ें, कि जैसे अगर पति का स्थानांतरण अगर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है तो क्या होता है, या तो पत्नी जॉब छोड़ दे, उसी के साथ में जाए, बच्चों को देखे, खाना बनाए, अपना काम वाम करे, जो भी है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये क्या है, समाज में इनकी स्त्रियों की दशा को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ देती हैं। ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है कि पत्नी ही क्यों जॉब छोड़े, पति क्यों नहीं छोड़ सकता, किसने बताया? ये सब समाज की देन है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मध्यवर्गीय महिलाओं की स्थिति को बताना है। और क्या है, हमेशा इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। हमेशा पुरुष अपने आप को प्रथम बताता है, दूसरा स्त्री ही मानी जाती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जहाँ से जो जन्मदाता है उसी को आप दोयम दर्जे का दर्जा दे रहे हैं, तो ये चीज़ें तो गलत है ना। आप अपनी माता को तो माता बोलते हैं, अपनी बीवी को बिल्कुल इतना बुरी या हीन स्थिति में देखते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। स्त्रियों के साथ में जो व्यवहार किया जाता है, जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं, जो घरेलू हिंसा के माध्यम से, देखिए कितना सारी चीज़ें। वही चीज़ अगर उनकी बहन के साथ में होती है जाके, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं को, जो मध्यवर्गीय महिलाएं हैं, उनकी जो स्थिति है उसको और बेकार करती है। और महिला की स्थिति भी, जो एक मानसिक स्थिति होती है, वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। वो हमेशा उसके मन में यही रहता है कि हाँ, मैं कितना भी अच्छे कर लूँ, मैं हमेशा अपने पति मेरा परमेश्वर है, बिल्कुल ईश्वर है, कार्य उनके चाहे जितना घटिया हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे समाज की। स्त्री चाहे जितना अच्छा कर ले, हमेशा दोयम दर्जे ही उसको द्वितीय पायदान पर ही रखा जाएगा। प्रथम पर कितना भी पुरुष गलत करे, उसका कोई सेंस नहीं है। समाज इसका कोई उत्तर नहीं देता है। ठीक है। तो ये महिलाओं की स्थिति को और भी बुरी स्थिति में पहुंचाते हैं। ठीक है। और महिला स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है कि जब महिलाएं जो होती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान नहीं देती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत जगहों पर, या आज की डेट में भी कई घरों में ऐसा होता है कि माँ खुद नहीं खाती है। घर में अगर 4 लोग बड़े आ गए और कोई है, तो अपना खाना उठा के भी वो दे देती हैं। अब कौन बनाए, चलो ठीक है, थोड़ा इधर उधर करके खा लेते हैं और वो अपना काम चलाते हैं। तो ये घर की महिलाएं होती हैं, अपने को नहीं दूसरे को देखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार, वो घर या नौकरी जो भी है, दोनों को एक संतुलन स्थापित करती हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है। और क्या है कि पूरे परिवार का बोझ भी उन्हीं के ऊपर आता है। आपको बताना क्या था, देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था, मध्यवर्गीय महिलाओं की अवस्थिति, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको एक पुरुष प्रधान समाज ने किस तरीके से प्रभावित किया है। तो आपको यही चीज़ें बतानी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से भटकिएगा नहीं। जो चीज़ें पूछी गई हैं, जितनी मात्रा में पूछी गई हैं, उतनी ही बतानी है। और लास्ट में अगर आप, जैसे ये समस्याएं उसने पूछी हैं, अगर आप 2-3 लाइनों में लास्ट के पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बता देते हैं, कि उपाय भी अगर आप बता देते हैं कि सबसे पहले तो उनको आर्थिक रूप में, इनकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छा सुदृढ़ करना पड़ेगा, और सुदृढ़ होने के बाद इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को भी बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है। और एक पुरुष मानसिकता में परिवर्तन आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जहाँ तक, देखिए मेरा ओपिनियन है कि जो जीएस के चारों पेपर हैं, सॉरी जीएस का 4th पेपर है, मैंने गलत बोल दिया, जीएस का 4th पेपर जो है, मुझे लगता है प्रत्येक आदमी को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक आदमी को, पूरे समाज में जीएस का 4th पेपर सभी को पढ़ाना चाहिए, और ये बेसिक लेवल से पढ़ाना चाहिए। बेसिक लेवल का मतलब ये है कि हमारे पाठ्यक्रम में जीएस 4th पेपर जुड़ना चाहिए, जिससे कि नैतिकता, अभिवृत्ति, अभिरुचि, और जितने भी उत्तरदायित्व, तो नैतिकता के साथ कौन से कार्य किए जाते हैं, प्रॉवर्टी क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें लोगों के, उनको पता ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं पता क्या है क्या, और कार्य होते रहते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। जीएस का 4th पेपर सभी जितने भी एकेडमिक सेक्शन हैं सब में पढ़ाना चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो ख़ास तौर पे इसके बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से इसको चीज़ को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि अच्छे लोगों का विकास हो और एक अच्छे समाज के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। और क्या है कि जागरूकता भी फैलानी चाहिए इन चीज़ों की, कि जो भी जीएस के 4th पेपर के, जैसे अब आप सोच के देखिए कि ऐसी स्थिति जो महिलाओं की, मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी स्थिति ऐसी का क्यों पहुंची इसीलिए कि जीएस का 4th पेपर इन्होंने नहीं पढ़ा होगा। जीएस का 4th पेपर अगर पढ़ा दिया जाए पूरा सिलेबस अच्छे से, तो बहुत अच्छा समाज का निर्माण होगा हमारा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स मैंने दिए हैं, और कुछ आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, कुछ और चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ी हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और लिखने के बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर सेंड करिए। सेंड करने के बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, तो उसी पर मैं आप लोगों को सभी के सभी उत्तर दे देता हूं जो भी मेरे पास आप लोग लिख कर भेजते हैं, ठीक है। और दोस्तों आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, और आंसर की भी आ गई है, सभी लोगों ने मिला भी ली होगी। आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट इतना तो करिए कि डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। 2 क्वेश्चन की ही करिए, मत ज्वाइन करिए ग्रुप को, किसी के ग्रुप को, आपको जहाँ इच्छा लगती है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी करिए, लेकिन आंसर राइटिंग ज़रूर करिए दोस्तों। स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल आज से ही, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दिन में हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है, और 100वां नंबर क्वेश्चन है, और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, पहले इसको समझिए। प्रश्न जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो लिखने का मतलब ये है, जब आप प्रश्न समझ जाएंगे तो आप लिख भी ले जाएंगे बहुत अच्छा तरीके से। चीन अपने आर्थिक संबंधों और आर्थिक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब बताना, वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि चाइना जो है, चाइना आर्थिक संबंध हो, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन हैं, ठीक है, तो ये और व्यापार अधिशेष जो आपका ट्रेड सरप्लस है, तो उसको वो किस तरीके से सैन्य शक्ति हैसियत को विकसित करने में, एक जैसे होता ना कि एक पावर या शक्ति बनने में, महाशक्ति बनने में किस तरीके से सभी के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, किसके माध्यम से। जब सोचने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, अब इंडिया के ऊपर अगर उसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले वहाँ की मार्केट इकोनॉमी को ग्रैब किया जाए, यहाँ पर जितने लोग हैं उनकी जो एक मन स्थिति है उस पर कंट्रोल लगाए, तो किस तरीके से, और बाकी वो स्ट्रैटेजिक रूप में सैनिक शक्ति के माध्यम से वो हस्तक्षेप करता ही रहता है, ठीक है। तो अब आज की डेट में अगर आप जानें तो व्यापार के मामले में जो दक्षिण एशिया में, ठीक है, चाइना जो है, चाइना और इंडिया दक्षिण एशिया का पार्ट है। अब दक्षिण एशिया में भारत का, जो भारत है, चीन सबसे बड़ा साझेदार देश है, ठीक है, व्यापारिक साझेदारी है, और सबसे बड़ा बाजार चाइना को उपलब्ध होता है इंडिया का, ठीक है। दूसरे नंबर की जनसंख्या है विश्व में, पहले नंबर की जनसंख्या चीन की है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, तो चाइना ने क्या किया, इकोनॉमिक रूप से सारी चीज़ों पे ग्रैब करना चालू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि अगर होली आती है तो होली पे कलर, पिचकारियाँ, सारी चीज़ें आपको चाइनीज़ ही दिखाई देंगी। कोई छोटा सा फेस्टिवल आया, उसी फेस्टिवल पर चाइनीज़ आइटम आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तो वो क्या कर रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्रैब कर रहा है। व्यापार अधिशेष बहुत ज़्यादा है उसका, व्यापार जो ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब होता है, मतलब यही है कि भारत जो निर्यात करता है वो कितना करता है, मान लीजिए 20 अरब डॉलर का, ठीक है, और जो चाइना निर्यात करता है वो कितना करता है आपका 80 अरब डॉलर का।
टोटल जो एक व्यापार हुआ भारत और चाइना के बीच में 100 अरब डॉलर, मान लीजिए द्विपक्षीय व्यापार। अब यहाँ पर देखिए इंडिया का तो घाटा है ना, और चाइना का क्या है, चाइना 80% ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और जिसकी वजह से चाइना दक्षिण एशिया में हर तरीके से इंडिया को घेर रहा है, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है लगभग 100 अरब डॉलर का है, ठीक है। चीन का व्यापार अधिशेष भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि वो आर्थिक रूप से तो कर ही रहा है, उसके बाद सैन्य रूप से भी अपनी स्थिति को प्रभावित कर रहा है, और भारत की आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करता है। और उसके बाद में जितने भी पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशिया में, जितने भी देश हैं, सब पे अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर चुका है। तो ये क्या है, एक हस्तक्षेप वाली नीति को अपना रहा है इस समय, ठीक है। अब भारत चीन के वर्तमान में बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, जिसमें हमेशा चाइना ही बिल्कुल अहम भूमिका निभाता है और हस्तक्षेप भी बहुत बुरी तरीके से करता है। भारत भी हस्तक्षेप अब करना स्टार्ट कर चुका है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इतना उत्पादन नहीं है कि वो इतना ट्रेड कर सके चाइना से, कि वो अपना ट्रेड सरप्लस कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे चाइनीज़ में एक चीज़ और आप लोगों ने देखी होगी कि ऐसे डेली रूटीन में आप उठा के देखिए कि कितनी चीज़ आप चाइनीज़ आइटम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो एक डेली रूटीन लाइफ की चीज़ों में चाइना इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और क्या है कि जैसे भारत और चीन के बीच में विवाद है कि जैसे अरुणाचल का एक क्षेत्र है, तो उसको क्या कहता है, तिब्बत का भाग मानता है वो। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा रहता है। दक्षिण चीन सागर में अभी हाल ही में कुछ घटनाएं घटित हुई थी, तो भारत के जैसे जो शोध संस्थान थे और जो लोग अनुसंधान कर रहे थे वहाँ पर, तेल और गैस खनन कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर चाइनीज़ सैनिक थे, तो उन्होंने क्या किया, डरा धमका के हटा दिया वहाँ से कि आप यहाँ नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो ये इस तरीके से हस्तक्षेप वाली नीति को अपनाता है। डोकलाम विवाद अभी आप जानते ही हैं कि डोकलाम का मामला जो हुआ था, जहाँ पर दोनों, भारत भी इस मुद्दे पर बहुत अच्छे से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और बहुत अच्छा लगा उस समय कि देखिए आप जितना सहन करेंगे अगले की हिम्मत बढ़ती जाएगी, आप एक बार प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये डोकलाम का मुद्दा भी बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ था अभी हाल ही के दिनों में। और एक विवाद का मुद्दा और रहता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब ये है कि जो भारत ये है, तो यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान पड़ता है, इधर अफ़गानिस्तान है, ये आपका अफ़गानिस्तान है, और इधर हो गया श्रीलंका, इधर जितने देश हुए, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, और ये क्या है, ये नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक है। इन देशों के साथ मिलकर ये क्या है, छोटे छोटे अड्डे बनाना चालू कर दिया है। तो ये भारत को एक मोतियों के हार के तरीके से ये घेरना चालू कर दिया है, हर जगह छोटे छोटे बेस बनाना चालू कर दिया है। तो इससे क्या है, यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब यहाँ पर ये चीज़ ये घेरा भी कर रहा है। अगर कोई नहीं सहयोग कर रहा है तो उसको किसी न किसी आर्थिक लालच या सैन्य शक्ति के माध्यम से हर एक तरीके से वो झुकाना चाह रहा है, और ये काम करता रहा है। और क्या है, वन बेल्ट वन रोड का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत का, चाइना का। तो उस पे भी भारत की आपत्ति है, क्योंकि वो कश्मीर वाले रीजन से निकल कर जा रहा है, जिस पर भारत को बहुत ही ज़्यादा आपत्ति है, इसलिए उसी परियोजना को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, वो भी इंडिया से ही होकर गुजर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं जो भारत और चाइना के रिलेशन हैं। और इन सब चीज़ों में अगर आप एक मोटे मोटे रूप में अगर सोच कर देखें या चीज़ों को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हर तरीके से वो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, हर तरीके से वो प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया है दक्षिण एशिया में,
ठीक है, साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जमाना चालू कर दिया। और क्या है, जो आपका एक बैंक है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का वित्तीय सहयोग भी चाइना को बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसमें हिस्सेदारी भी उसकी ज़्यादा है, भारत की थोड़ी सी कम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको हर तरीके से एक बढ़त दिलाती हैं। ठीक है, और बढ़ने में आगे मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या बताना था, 150 शब्दों में ही बताना था। किस तरीके से आप लोगों को बताना था कि वो अपनी सैन्य हैसियत को किस तरीके से, जो ट्रेड और व्यापार होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो उनको वो किस तरीके से यूज़ करता है अपने देश की हैसियत को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने संबंध भी देखे और ट्रेड भी देखा, दोनों चीज़ें देख ली। देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को कुछ उपाय भी बताने हैं कि जैसे भारत वर्तमान में क्या है कि जापान के सहयोग से इस एक एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के विकास परियोजना पर भी बात चल रही है और वो भी जल्दी बनेगा। और भारत क्या कर रहा है इस समय, अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो आपका चाहे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, तो इन सब चीज़ों में पड़ोसी देशों से अच्छी खासी ग्रांट देता है, सहयोग देता है पैसे से। ठीक है, बहुत सारी परियोजनाओं को बना रहा है, आपका इधर बांग्लादेश में भी बना रहा है। तो ये क्या है, ये एक अच्छे संबंध और वातावरण को भी निर्धारित करता है। और क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो एक द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय व्यापार है या बहुपक्षीय व्यापार है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा दे रहा है। चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सबसे संबंध बना रहा है और सबका सहयोग चाहता है भारत। ठीक है, और क्या है कि साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अब भारत के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है कि जैसे जो चाइना कार्य कर रहा है वही इंडिया भी कर रहा है। ठीक है, करना स्टार्ट कर चुका है या अभी भविष्य में करेगा। इस तरीके से आप लोगों को बतानी है चीज़ें। ठीक है, और इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड करके इस उत्तर को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाने के बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूज़न पार्ट है, इसमें अगर कोई लाइन मिल जाती है या कोई भी कोट्स मिल जाता है, कोई अच्छे कोट मिल जाते हैं, तो उनका यूज़ आप लोग इसमें कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और यह जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने के बाद यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर, ये जो प्रश्न लिखा है आप लोगों ने इसको सेंड करिए और मैं आप लोगों को उस पर टेलीग्राम पर आप लोगों को उत्तर जितने भी होंगे आएंगे मेरे पास में, मैं उनको आप लोगों के पास सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों आंसर राइटिंग करते रहिए। GS का ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी 300-350 प्रश्न प्रतिमाह आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और GS फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।